नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। हमेशा की तरह देखना शुरू कर चुके हैं दिल लपेटा। साल 2024 जी हां, अलविदा कह रहा है। 25 का आगाज होने वाला है और एक ऐसा लम्हा होता है इस दरमियान कि हम बीते पूरे साल पर जब एक नजर घुमाते हैं या एक जहन में सोचते हैं तो एक पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है। बीते एक साल का सफर द लपेटा के लिए आपसे जो हम खबरों से, विचारों से, तमाम जरियों से हम जुड़े, वो भी मेरे जहन में था कि मैं आपके साथ बात करूं। आगे बढ़ूं उससे पहले गुजारिश हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक अच्छी लगे तो शेयर करना। तो हम बात करते हैं 24 की शुरुआत की जरा बात करते हैं। याद कीजिए, सबको चौंकाते हुए मोहन मुख्यमंत्री बन चुके थे। बड़े बड़े दिग्गज उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। कई दिग्गजों को तो मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं मिली थी, जरा सोचिए। और उसके बाद शुरुआत होती है पहली परीक्षा, लोकसभा चुनाव। जी हां, अब की बार 400 पार का नारा लेकर बीजेपी के दिग्विजयी रथ को मोदी दौड़ाने की कोशिश तो कर रहे थे। यह बात अलग है कि जब नतीजे आए तो वो देश भर में भले ही न दौड़ा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से 100 में से 100 नंबर थे, क्योंकि 29 में से 29 सीटें पहली दफा मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी की झोली में डाली थी। बात केवल मोहन मैजिक की नहीं थी, क्योंकि एमपी में तो मोदी का मैजिक था, साथ में लाडली बहनाओं का भी। दोनों जब फैक्टर जुड़े तो ऐसी आंधी चली कि पहली दफा वो कमलनाथ का अभेद्य गढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा का किला भी ढह गया। नकुल नाथ तक चुनाव हार गए, दिग्विजय सिंह तक खेत रहे और चुनाव में एक तरफा 29 में से 29 सीटें। हालांकि एक बात जरूर विश्लेषकों ने यह कही कि जिस यादव फैक्टर के तहत मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया कि असर यूपी बिहार में होगा, मोहन यादव ने यूपी बिहार के जिन यादव बेल्ट में सभा ली वहां तो यह असर नहीं दिख पाया, वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन एमपी में 29 में से 29 सीटों ने जरूर राहत दी। इस तरह गाड़ी चल निकली थी कुल मिलाकर। इसी दरमियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भी नया नेतृत्व परिवर्तन था। चुनाव हारने के बाद कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी थे। जीतू पटवारी आखिर तक जद्दोजहद करते रहे, क्योंकि खेमों में बटी हुई कांग्रेस, दिग्गजों के भार से, उनके वजन के बोझ से दबी हुई कांग्रेस, उन सब में जीतू पटवारी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि शायद साल भर का संघर्ष रहा। वो अपनी बॉडी भी घोषित कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की बातें हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज एक युवा को आखिर बतौर अपना अध्यक्ष सहन कैसे करते, इस लिहाज से जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो वो इसी जद्दोजहद में लगे रहे। बहरहाल लेकिन कांग्रेस की आक्रामकता जरूर नजर आई, चाहे सदन में हो, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार हो, अरुण यादव हो। कांग्रेस जो कि सीनियर लीडर होने के बावजूद इन दोनों युवा नेताओं के साथ में कदमताल करते नजर आए बराबरी से। तो उस लिहाज से बतौर विपक्ष कांग्रेस ने अब की बार कोशिश तो की कि अपनी भूमिका निभा पाए, लेकिन दायरा बहुत छोटा है, चुनाव बहुत दूर है और हार ही में तमाम हार थी। लेकिन लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस को एक बार कहां मुस्कुराने का अवसर मिला, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन इस दरमियान एक और बड़ी बात हुई। मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और डीजीपी यानी पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, इन दोनों की नियुक्ति ने यह जरूर बता दिया कि मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश तरह से ही काम करेगा। यानी कि चलेगी दिल्ली की, फैसले दिल्ली से आएंगे, फरमान दिल्ली से आएंगे और भोपाल में इंप्लीमेंट होंगे। मुख्य सचिव के तौर पर बहुत नाम थे, लेकिन जिस तरह से अनुराग जैन और डीजीपी मकवाना ये दोनों अपॉइंट हुए, इस बारे में कहा गया कि ये सीधी नियुक्तियां दिल्ली से थी, यानी मर्जी दिल्ली की चलेगी। तो ये सब चलता रहा। इस दरमियान कई वरिष्ठ नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैबिनेट की बैठकों में आंखें तरेरते रहे, लेकिन जिसके ऊपर दिल्ली का आशीर्वाद हो वो मोहन चैन की बंसी क्यों न बजाए। मोहन चैन की बंसी बजाते रहे। सरकारी आयोजनों में, शिलान्यासों में, उद्घाटनों में पूरे प्रदेश का दौरा कर करके, घूम घूम के अपनी एक नई छवि बनाने की जद्दोजहद में लगे रहे। इन सब के बीच में दो उपचुनाव आ गए, बुधनी और विजयपुर एक साथ हुए। यहां पर विजयपुर का फांस, उसका कांटा ऐसा लगा। विजयपुर उपचुनाव की जो हार थी, रामनिवास रावत जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, वन मंत्री बन गए, लेकिन चुनाव हार गए। इस चुनाव ने बहुत कुछ सामने लाकर रख दिया। सवाल भी खड़े हो गए। सवाल मोहन यादव से ज्यादा नरेंद्र सिंह तोमर पर, क्योंकि उन्होंने चुनाव की जिम्मेदारी, और उससे ज्यादा ग्वालियर चंबल की गुटबाजी पर कि सिंधिया प्रचार करने तक नहीं पहुंचे।
तो विजयपुर की हार ने कहीं ना कहीं एक फांस जरूर गड़ा दी। इन सब के बीच में संगठन को गढ़ते हुए वी डी शर्मा, संगठन चुनाव भी हुए मंडल अध्यक्षों के और अब जिला अध्यक्षों के भी लगभग होने ही वाले हैं। ये बीजेपी के संगठन की रही, कांग्रेस की कार्यकारिणी के बारे में आपको बताया। ये तो हो गई सरकारी दरबारी, लेकिन इन सब के बीच में अतिथि शिक्षक हमेशा की तरह मुंह ताकते रह गए। आपके जो वादे किए थे अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में, वो वादे तो जैसे हवा ही हो गए। बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए थे, लेकिन वो वादे हवा हो गए। इन सब के बीच में पर वर्ग 1-2 की पदवृद्धि के लिए हमेशा की तरह नौजवान, युवा, चयनित शिक्षक सड़कों पर उतरते रहे। सुनवाई कहीं नहीं हुई। किसान अपनी सोयाबीन की समर्थन मूल्य को लेकर पूरे प्रदेश में एक ऐतिहासिक आंदोलन को चलाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार पसीजती नहीं, सरकार उस तरह से सोचती नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ, मध्य प्रदेश से फिर कृषि मंत्री बन गए। हाँ साहब, ये बताना तो भूल ही गया, मामा की बात नहीं हो तो कैसे अधूरा है। तो मामा जो कि विस्थापित थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, साल की शुरुआत में महज विधायक थे, और याद होगा कि उन्होंने घर के बाहर लिखवा रखा था मामा का घर। तो अब की बार मामा का घर मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली में बस गया। बुधनी सीट उन्होंने छोड़ी, विदिशा से चुनाव लड़ा, लोकसभा जीते और केंद्र में वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए। तो मामा का घर दिल्ली में बस गया। इन सब के बीच में जो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गुटबाजी भी चलती रही, खुलेआम चलती रही। हाल ही में आप देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत आमने सामने हुए और परस्पर विरोधी भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जिस तरीके से एक हुए, इसने पूरे बुंदेलखंड की राजनीति में भूचाल भी ला दिया। इन सब के बीच में जिक्र हम जरूर करेंगे दलपेटा की उपलब्धि का। हमने बेबाकी से अपनी बात रखी, हमारी बात का असर होता रहा, यहाँ तक कि ऑर्गेनिक कॉटन के जिस फर्जी स्कैम को हमने ओपन किया था उसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को खत लिखा और उसके पर सरकार ने माना कि जो जिस चीज़ को भी हमने ओपन किया था सरकार ने माना और उस पर FIR कार्रवाई तक के आदेश दिए। बहरहाल ये तमाम बातें, इन सब के बीच में साल जाता रहा, जाते जाते सौरभ शर्मा क्या चौंकाया साहब, हर कोई भौचक्का रह गया साहब। परिवहन का कांस्टेबल कुबेर निकला, गाड़ी घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी, गाड़ी से 52 किलो सोना, 10 करोड़ 11 करोड़ नकदी, जमीन खोदो तो चांदी की सिल्लियां निकल रही है 200-200। ये सब कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। एक और रेड पड़ी, एक कारोबार जो रियल एस्टेट कारोबारी राजेश शर्मा, वहाँ IT की रेट थी, उससे तरह की बातें निकली कि फलाने बड़े अधिकारी हैं, इनका इसमें इन्वेस्टमेंट था। भोपाल की राजधानी की खबरों से पूरा प्रदेश हतप्रभ था, हक्का पक्का था। समझ नहीं आ रहा था कि कांस्टेबल जो है वो अरबों रुपए कैसे कमा सकता है एक सिस्टम के भीतर। ये सबसे बड़ा सवाल 2024 का राजधानी से उठा है जो अभी तक बरकरार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सवाल का जवाब मिलेगा। 24 का बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई सौरभ शर्मा जो कि कांस्टेबल परिवहन विभाग का जिसने कि रिटायरमेंट ले लिया, जिसके तमाम ठिकानों से लाखों करोड़ों की बरामदगी हुई है, क्या वो वापस आ पाएगा तो क्या एजेंसियां उससे सवाल कर पाएंगी तो क्या वो बोल पाएगा तो क्या अपने आकाओं के नाम ले पाएगा, और अगर ले पाएगा तो क्या पुलिस, लोकायुक्त, ED तमाम एजेंसियां क्या उन आकाओं तक पहुंच पाएगी। इसी सवाल के साथ अलविदा 2024।